मूवी की शुरुआत मंगोलिया के गोबी डेजर्ट से होती है, जहां दो लोग एक अंडरग्राउंड पैलेस में किसी खजाने की तलाश में आए हुए थे। उनमें से एक बंदा अकेला भटक रहा होता है और शायद उसका साथी बिछड़ चुका था। उस बंदे को अपने चारों ओर डरावनी मूर्तियां दिखाई देती हैं, जो उसकी तरफ देखकर हंस रही होती हैं। वो डर के मारे अपने साथी को आवाज देता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके अलावा उसका टॉर्च भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो माचिस जलाने लगता है। तभी इसी बीच उसे गाने की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है और एक मूर्ति अपनी गर्दन को मोड़ने लगती है, लेकिन उसके साथ साथ इस बंदे की गर्दन भी मुड़ने लगती है और फाइनली वो मर जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में टॉम रेडर पंगजी को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में एक एंटीक कैबिनेट का ड्रॉवर खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इतने में उसका साथी क्लिंग वहाँ आता है और ड्रॉवर खोल देता है, जिसके अंदर से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं। नेक्स्ट सीन में शांजू का एंटीक शॉप दिखाया जाता है, जहां उसे एक पार्सल मिलता है। वो उसके अंदर से एक एनवलप निकाल कर जैसे ही खोलता है, उसमें से एक लोहे का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। वो उसे उठाकर देखता है और लेटर को पढ़ने लगता है, जिसे उसके ग्रैंडफादर के फ्रेंड ली गुआनजेन ने लिखा था। इसके बाद वो कार्टन के अंदर से निकली हुई मूर्ति को देखता है और तभी वहाँ पंगजी और केलिंग आ जाते हैं। वो उन दोनों को अपने साथ लेकर गुआनजेन के एड्रेस की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो उन दोनों को बताता है कि ली गुआनजेन उसके ग्रैंडफादर के दोस्त थे, जो 25 साल जेल की सजा काटने के बाद अभी रिहा हुए थे। लेकिन शांजू के ग्रैंडफादर ने मरने से पहले उससे कहा था कि अगर कभी ली गुआनजेन की तरफ से कोई लेटर आए तो तुरंत उस एड्रेस पर पहुंच जाना। एड्रेस वाली जगह पहुंचने पर तीनों को घर के अंदर से गैस की स्मेल आती है और वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल खंडहर जैसा था और दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स बनी हुई थी। ये सब देखने के बाद वो लोग स्टेयर से ऊपर वाले रूम में जाते हैं, जहाँ एक पुराने फोटो को देखकर शांचू उन्हें बताता है कि ये उनके ग्रैंडपा थे। तभी उन्हें एक पुराने जमाने का टेप रिकॉर्डर मिलता है। फिर पंगजी जब उसे ऑन करता है तो उसमें से कुछ अजीब सी आवाजें निकलती हैं और तभी उन्हें एक दीवार पर कुछ अजीब सा ड्राइंग दिखाई देता है, जिसमें छोटी छोटी मूर्तियों के चेहरे बने हुए थे, जो डर के मारे एक ही तरफ देख रही थी। उनसे थोड़ी ही दूर एक अजीब सा नक्शा भी बना हुआ था, जिस पर डाई 9 लिखा था। अभी वो तीनों इन चीजों का मतलब निकाल पाते, इससे पहले ही एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि कंज्यूरिंग का आखिरी रूल अभी बाकी है। ये कहते हुए वो पंगजी के कंधे पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देख पंगजी डर जाता है और तुरंत फोन करके एम्बुलेंस को बुला लेता है। लेकिन इसके बाद वो तीनों भी सारी बातों का पता लगाने के लिए अंडरग्राउंड पैलेस जाने का फैसला करते हैं। इसीलिए वो सब बस में सवार होकर मंगोलिया के गोबी डेजर्ट की ओर निकल जाते हैं। लेकिन बस में एक और भी ग्रुप था, जो खजानों के लालच में अंडरग्राउंड पैलेस की खोज करने जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग गोबी डेजर्ट पहुंच जाते हैं और बस से उतरकर पैदल अंडरग्राउंड पैलेस के डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। पर पैलेस तक पहुंचने में रात हो जाती है और तभी रेत हटाते हुए रॉबर्ट्स ग्रुप के एक बंदे को किसी कंकाल का हाथ मिलता है, जिसकी उंगली में कीमती अंगूठी थी। वो बंदा रिंग पाकर बहुत खुश होता है और उस हड्डी को पंजी की तरफ फेंकते हुए कहता है कि अपनी वाइफ को संभालो, जिस पर पंजी भी उसे वापस फेंकते हुए कहता है ये तुम्हारी माँ है, जिसे सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। पर तभी अचानक से रेत की आंधी चलने लगती है, इसलिए सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आंधी तो थम जाती है, लेकिन उसमें उनके खुदाई का सामान गुम हो जाता है, जिसकी वजह से बची हुई चीजों के साथ उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। फिर अंधेरे के कारण वे अपनी मशाले जला लेते हैं और चारों तरफ छानबीन करने लगते हैं। तभी शांजू की नजर दीवार पर लिखे सेंटेंस द ग्रेट डेसोलेशन डेथ पर पड़ती है, जिसका मतलब था सबसे बड़ी वीरानी मौत। ये देखते ही शांजू को याद आता है कि ऐसा ही घड़ी नुमा नक्शा उसने ली गुआनजेन के घर की दीवार पर देखा था, जहाँ लिखा था डाई एट नाइट, यानी 9 बजे मौत आएगी। ये जानकर वो अपनी घड़ी देखता है, जिसमें इस वक्त करीब 12 बज रहे थे। फिर वो सबसे कहता है कि हमारे पास 9 घंटे का समय है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर रॉबर्ट्स ग्रुप का एक बंदा एक दीवार को चेक करके बताता है कि वो खोखला है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से अंदर जाने का रास्ता बनाते हैं। पर तभी बाकी सारे स्लैब भी गिरने लगते हैं और उन्हें रोकने के लिए किलिंग अपने कराटे स्किल और स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे थोड़ी देर के लिए दीवार थम जाती है और सारे लोग अंदर घुस जाते हैं। लेकिन लास्ट में जैसे ही किलिंग अंदर घुसकर अपना स्वॉर्ड वापस निकालता है, सारे पत्थर गिर
घेर कर बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। देखकर शांजू कहता है कि अब यहाँ से हमें आगे ही बढ़ना होगा। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक बड़े से हॉल जैसे एरिया में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें चारों तरफ छोटी छोटी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं और बैकग्राउंड से हंसने की आवाज भी सुनाई देती है। तभी एक बंदा डरते हुए कहता है कि हमें इन मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है। पर दूसरा बंदा कहता है कि ये मूर्तियाँ जिन डायनेस्टी की लगती हैं जिनकी कीमत मार्केट में बहुत है। तब उनका बॉस उन्हें मूर्तियाँ पैक करने का कहता है और खुद एक साथी को लेकर दूसरी तरफ खजाना ढूंढने चला जाता है। इधर ये तीनों भी साइड वाले रूम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ उन्हें 4 दरवाजे दिखाई देते हैं जो बिल्कुल एक जैसे थे। वहीं वो तीनों रॉबर्स मूर्तियों को पैक कर रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा एक ब्लाइंड मूर्ति पर जैसे ही पानी डालता है अचानक उसकी राइट आई में कुछ होने लगता है और वो दर्द के मारे चीखने लगता है, लेकिन फिर उसे उल्टी भी होती है। इसी के साथ उसकी राइट आई निकलकर बाहर आ जाती है और मकड़ी की तरह रेंगती हुई एक मूर्ति की आंख के अंदर चली जाती है। तब उसकी चीख सुनकर उसकी टीम के सारे लोग दौड़ते हुए वहां जाने लगते हैं, पर तभी ऊपर की दीवार टूटने लगती है। इसीलिए वो सब लोग तेजी से भागकर अपनी जान बचाते हैं और उनके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। तभी शांजू की नजर एक दीवार पर पड़ती है जिस पर लिखा था नो बैक ट्रैक, यानी वहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। देखकर वो अपने ग्रैंडपा की बुक निकाल कर पढ़ता है और उसमें भी ऐसा ही लिखा था। फिर वो सबसे कहता है कि यहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, पर मेरे ग्रैंडपा यहाँ से बाहर आए थे, इसीलिए यहाँ कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। ये कहकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जबकि रॉबर्स की टीम 3 टुकड़ों में बट जाती है और 3 अलग अलग दरवाजे से घुसकर आगे का रास्ता ढूंढने जाती है। तभी उनमें से एक बंदे को पहले के एक्सप्लोरर के बचे हुए सामान दिखाई देते हैं, इसीलिए वो खुशी से चिल्लाकर अपने बॉस को बताता है, जिसे सुनकर उसका बॉस उसे इन तीनों एक्सप्लोर से बचा कर रखने को कहता है। उधर दूसरा बंदा जिस दरवाजे में घुसा था उसके अंदर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और एक मूर्ति भी उसकी तरफ तेजी से आती हुई दिखाई देती है। उससे बचने के लिए वो फायर करता हुआ वापस दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन सिर्फ उसका हाथ दरवाजे के बाहर होता है और दरवाजा बंद हो जाता है। तभी उसकी चीख सुनकर सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन इतने देर में वो मर चुका होता है। ये देखकर सभी दुखी हो जाते हैं, पर एक्सप्लोरर्स को रास्ता ढूंढना था, इसीलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। तभी दरवाजे में अटका हुआ हाथ जमीन पर गिर जाता है, जिसमें से उनका बॉस उंगली से वो अंगूठी निकाल लेता है जिसे उसने कंकाल की उंगली से पाया था। तभी दूसरे रूम से सू चिल्लाते हुए कहता है कि उसे वहाँ कुछ कीमती चीजें मिली है। सुनकर बॉस तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि रूम के बीचों बीच पानी में एक छोटा सा शिप रखा हुआ था जिसमें कीमती जवाहरात जड़े हुए थे। वहीं शांजू की टीम जिस रूम में घुसी थी वहाँ उन्हें दीवारों पर कई जगह मिरर्स दिखाई देते हैं। तभी शांजू की नजर जमीन पर बने मून की ड्राइंग पर पड़ती है जिस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ था, लेकिन तभी रूम के मिडिल में बने एक स्ट्रक्चर से आवाज आने लगती है और उसमें से मून जैसा दिखने वाला एक बॉल निकलता है जो कि घूमते हुए तेज रोशनी बिखेरने लगा था। ये देख किलिंग अपना स्वॉर्ड उस मून लाइट की तरफ फेंकता है जो उसे टकरा कर वापस लौट आता है, जिसका मतलब वो लाइट बहुत ही पावरफुल थी। तभी इसी बीच वो लोग नोटिस करते हैं कि लाइट मिरर से टकराकर और ज्यादा फैल रही है, इसीलिए वे एक एक करके सारे मिरर्स तोड़ने लगते हैं। फिर पंकजी भी अपने जैकेट को फाड़कर उससे 2 मिरर को कवर कर देता है, लेकिन तभी शांजू का वाटर बॉटल गिर जाता है जिससे पानी बहने के कारण थोड़ी सी मिट्टी गीली हो जाती है और उसी गीली मिट्टी को उठाकर वो लोग मिरर पर फेंकने लगते हैं। पर तभी पंकजी की फेंकी हुई मिट्टी मून पर भी पड़ जाती है जिससे उसका घूमना भी बंद हो जाता है। ये देखकर वो सब खुश हो जाते हैं कि मुसीबत टल गई। पर तभी मूर्तियां गाने लगती हैं और इसी के साथ पंकजी की गर्दन मोड़ने लगती है, ठीक उसी तरह जिस तरह मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। फिर कीलिंग पूरी ताकत लगाकर मुड़ती हुई गर्दन को रोकने की कोशिश करता है। तभी शांजू नोटिस करता है कि वहाँ रखी हुई एक मूर्ति की गर्दन भी पंकजी की तरह मुड़ रही थी, इसीलिए वो तुरंत मूर्ति को उठाकर उसकी गर्दन वापस सही करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में ही वो सही भी हो जाती है, जिसके बाद पंकजी भी ठीक हो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मून ऊपर के डायरेक्शन में रोशनी देने लगता है और झूमर के मिरर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जमीन पर गिरने लगती है जिससे वो चारों तरफ से घिर जाते हैं। अब किलिंग सोचता है कि क्यों ना मून को ही हटा दिया जाए।
ये सोचकर वो एक झटके में अपने स्वॉर्ड से मून को जमीन पर गिरा देता है और मून के गिरते ही वहाँ रखी सारी मूर्तियाँ और दीवारें भी टूट टूट कर बिखरने लगती हैं। इसीलिए वे जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, पर बदकिस्मती से किलिंग अंदर ही रह जाता है और मलबा गिरने के कारण दरवाजा भी ब्लॉक हो जाता है। जिसके बाद शांचू और पंगजी मलबा हटाकर उसे निकालने के लिए औजार ढूंढने लगते हैं। उधर दूसरे रूम में सू और उसका बॉस खजाना इकट्ठा करने में बिजी होते हैं। उसका बॉस सू को टंग ऑयल के अंदर से स्टोन्स निकालते देखकर पूछता है कि वो इन्हें क्यों जमा कर रहा है। तब वो बताता है कि यहाँ लिखा हुआ है कि सारे चीजें ले जाओ। ये कहकर वो सारे पत्थर एक जगह रखता है, लेकिन तभी उनमें आग लग जाती है जिससे सू भी झुलस जाता है। फिर उसका बॉस अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प से जल्दी जल्दी आग बुझा देता है और तब सू कहता है कि उससे गलती हो गई, क्योंकि सब ले जाओ का मतलब उन्हें टंग ऑयल के साथ ले जाना था और ये हवा में जलने वाले स्टोन है। ये सुनकर बॉस कुछ स्टोन्स को ऑयल के साथ अपने जार में भरकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी सू कहता है कि मुझे भी ले चलो, जिस पर उसका बॉस बैग उसके हवाले कर कर वहाँ से निकल जाता है। तब सू उस लड़की को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है, जिसके बदले में वो कुछ कीमती स्टोन्स उसे दे देता है, पर वो उसे वहाँ पड़ा हुआ एक रूल बुक उठा कर देती है, जिसके पेज को खोलकर सू फ्लाइंग नाइट घोस्ट के बारे में पढ़ने लगता है। और तभी दूसरे रूम में उसके एक साथी पर फ्लाइंग नाइट घोस्ट का हमला हो जाता है। वो उसे घसीट कर अपने साथ ले जाने वाला होता है, तभी किलिंग की तलवार आकर उसे रोक देती है और किलिंग उसे फाइट करके उसे ढेर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शांजू और पंगजी एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां दीवार पर भयानक पेंटिंग्स बनी हुई थी, लेकिन और आगे जाने के लिए उन्हें पानी से होते हुए पहाड़ों पर चढ़ना था। जिसके बाद वो लोग खामोशी से आगे बढ़ते हैं, पर तभी उनकी नजर वहाँ पड़े रॉबर्स टीम के 2 बंदों पर पड़ती है, जिनमें से एक बंदा जिंदा था। वो दोनों उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और आँख खुलते ही वो चीख पड़ता है। उसकी आवाज से चट्टान पर बैठा हुआ एक क्रिएचर हिलने लगता है, जैसे कि उसकी नींद खुल गई हो। वहीं पंगजी और शांजू उस बंदे को भी अपने साथ पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बंदा पूरी तरह घायल था, इसलिए उसे ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है। तभी उसे दीवार पर ढक्कन जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिस पर गलती से हाथ पड़ते ही यहाँ वहाँ से नुकीले चाकू निकलने लगते हैं। ये देखकर वो कहता है कि यहाँ का मैकेनिज्म टूट गया है, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तभी वो क्रिएचर भी पहाड़ी दीवार पर चढ़कर आने लगता है। उसे देखकर वो बंदा उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद नीचे कूद जाता है। इधर वो दोनों ऊपर चढ़ रहे होते हैं और क्रिएचर भी उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन पंगजी आगे था, इसलिए शांजू को सपोर्ट देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर शांजू उसका हाथ पकड़ नहीं पाता और नीचे गिरने वाला होता है, मगर फिर भी किलिंग उसे पकड़ लेता है और उसके पीछे आने वाले क्रिएचर को भी अपनी स्वॉर्ड से नीचे गिरा देता है। अब वो तीनों सही सलामत ऊपर आ जाते हैं, जहाँ रॉबर्स का बॉस अपने बंदों के साथ पहले से मौजूद था। उन्हें देखकर शांजू समझ जाता है कि वे लोग किलिंग को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे थे। अब सबकी नजर शांजू पर थी कि वो आगे और क्या जानकारी देने वाला है, जबकि शांजू जमीन पर बने ड्राइंग को देखकर उन सबसे कहता है कि इसी तरह की ड्राइंग मैंने नीचे भी देखी थी, जिसके अकॉर्डिंग इस अंडरग्राउंड पैलेस में आने और जाने का रास्ता एक ही लेवल पर नहीं मिल सकता, इसीलिए जिस डायमंड वॉल से हम अंदर आए थे वो 2nd फ्लोर पर था, यानी हमें बाहर निकलने का रास्ता 1st या 3rd फ्लोर पर मिल सकता है। उसके बाद सुनकर सू पूछता है कि इन पेंटिंग्स के ऑथेंटिक होने की क्या गारंटी है, जिस पर शांजू कहता है कि ये पेंटिंग उसके ग्रैंडपा ने बनाई थी, लेकिन तब वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ड्राइंग के जरिए अपनी बात समझाने की कोशिश की, और फिर बाद में जब उन्होंने पढ़ाई कर लिया तब भी उनके नोटबुक में इन ड्राइंग्स की झलक देखने को मिलती है। तब पंगजी पूछता है फिर वो नो बैक ट्रैक का क्या मतलब हुआ, जिस पर शांजू कहता है कि वो रॉबर्स को ट्रैप करने के लिए लिखा गया था। फिर वो सबको बताता है कि बरसों पहले राजाओं के समय में बहुत से जादूगर और तांत्रिक भविष्यवाणी और तंत्र विद्या का अभ्यास किया करते थे, जिन्हें राज परिवार वाले बुरा समझते थे और इस विद्या को गैर कानूनी करार कर दिया गया। तब उनके डर से तांत्रिक लोग इन अंडरग्राउंड पैलेसेस में आकर अपने विद्या का अभ्यास करने लगे और इसी कारण ये जगह इतना भयानक और शापित हो गया। ये सब सुनकर रॉबर्ट सू से कहता है कि सारा ज्ञान यही दे रहा है, फिर तुझे किस लिए लेकर आया हूँ। तब सू भी अपनी नॉलेज दिखाते हुए कहता है कि उन जादूगरों में जिन डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा जादूगर था, जिसके अंदर इल्यूजन टेक्निक से क्रिएचर्स क्रिएट करने की ताकत थी। उसने अपनी पावर से फ्लाइंग नाइट घोस्ट को क्रिएट किया था ताकि उसके डर से बाहरी दुनिया का कोई इंसान अंदर ना आ सके। इस तरह बातें करते हुए वो लोग सब आगे बढ़ रहे थे।
तभी उनकी नजर सामने रखे एक बड़े से कॉफिन पर पड़ती है जिसके कवर पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई थी। पंगजी कॉफिन के करीब जाकर उस पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि इस कॉफिन को खोलने वाला सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। ये सुनकर एक्सप्लोर की टीम उसे टच किए बिना ही वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रॉबर्ट्स के बॉस को लगता है कि उसके अंदर जरूर कोई खजाना होगा, इसलिए वो उस कॉफिन को खोलने के लिए जाता है। यह देखकर पंगजी और शांजू दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो अपनी गन निकाल लेता है और हाथापाई में गन जमीन पर ही गिर जाती है। लेकिन तभी उसका एक साथी उन पर मशीन गन चलाने लगता है, जिससे बचने के लिए दोनों कॉफिन के पीछे ही छुप जाते हैं और उसका बॉस कॉफिन खोल देता है, जिसके खुलते ही उसके अंदर से ढेर सारा गोल्डन सैंड निकलता है और रॉबर को लगता है कि वो अब अमीर बन जाएगा, जबकि शांजू कहता है कि ये सिर्फ इल्यूजन है और इस इल्यूजन के कारण हम लोग यहीं फंसे रह जाएंगे। ये सुनकर सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब बाहर कैसे निकलेंगे। पर तभी रॉबर की टीम वाली लड़की कहती है कि उसने पहले वाले रूम में कुछ लिखा हुआ देखा था, लेकिन वो उस लैंग्वेज को नहीं जानती। तब शांजू से वो कैरेक्टर ड्रॉ करके दिखाने को कहता है, जिसके बाद जब वो उस कैरेक्टर को ड्रॉ कर देती है तो शांजू उसे पढ़कर कहता है कि 7 रूल्स तोड़ने पर फ्लाइंग नाइट घोस्ट अपीयर होगा। इस पर पंगजी बताता है कि 7 रूल्स ऑलरेडी टूट चुके हैं और ठीक तभी कॉफिन के पीछे से फ्लाइंग नाइट घोस्ट अपीयर हो जाता है, जिसके बॉडी में कई सारे छोटे बड़े फेसेस बने हुए थे और उसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। तभी वो रॉबर पर अटैक करने वाला होता है और उसे बचाने के चक्कर में उसका एक साथी खुद घोस्ट का शिकार बन जाता है। उसके बाद घोस्ट पंगजी पर अटैक करता है, लेकिन पंगजी अपनी मशीन गन से उसका मुकाबला करता है और शांजू अपना चाकू निकाल कर घोस्ट पर चढ़ जाता है, लेकिन बहुत जल्दी वो उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है और तभी कीलिंग भी वहाँ आ जाता है, जो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस फ्लाइंग घोस्ट से फाइट करने लगता है। जहाँ कीलिंग अपनी स्वॉर्ड से बार बार उसकी बॉडी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता और वो भी कीलिंग को मारने वाला होता है। लेकिन उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पंगजी उस पर मशीन गन चलाने लगता है, जिससे इरिटेट होकर वो पंगजी को कॉफिन की तरफ फेंक देता है। फिर शांजू उसकी हेल्प करने आता है तो उसका भी वही हाल कर देता है। तब कॉफिन के पीछे छिपी हुई लड़की स्टोन वाला जार घोस्ट पर फेंकती है, जिससे घोस्ट जलने लगता है, पर थोड़ी देर में वो फिर से पहले जैसा बन जाता है। तब पंगजी और शांजू कीलिंग को बताते हैं कि घोस्ट को आग से डर लगता है। ये सुनकर कीलिंग अपनी स्वॉर्ड को आग में फेंक देता है और जंजीर के सहारे उससे फाइट करने लगता है। वहीं इसी बीच शांजू बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है और कीलिंग से कहता है कि घोस्ट की आंख में मारने से वो मर जाएगा। ये सुनकर कीलिंग उन सबको बाहर निकलने के लिए कहता है, जबकि खुद घोस्ट को खींचते हुए कॉफिन की तरफ ले जाता है और उसे अंदर डालकर सुलगती हुई तलवार उसकी आंख में घुसेड़ देता है। इधर घोस्ट का काम तमाम होता है और उधर सब लोग ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता ऊपर की तरफ था। इधर सब लोग बाहर निकलने की कोशिश में लगे थे, जबकि रॉबर अभी भी गोल्डन सैंड को इकट्ठा करने में लगा हुआ था। उसे इस बात की खबर भी नहीं थी कि चट्टान टूटकर मलबे में बदल रही है। फिर धीरे धीरे सब लोग ऊपर आ जाते हैं, लेकिन सू पूरी तरह इंजर्ड होने के कारण क्लाइंबिंग नहीं कर पाता और वो वहीं रह जाता है। वहीं बाकी चारों ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक बड़ा सा होल दिखाई देता है और वहां से निकलकर वो लोग बाहर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में तीनों एक्सप्लोरर शांजू के एंटिक शॉप से कार्टन उठाकर वैन में रखते दिखाई देते हैं और अचानक बारिश होने लगती है, जिसके बाद तीनों वैन में बैठ जाते हैं। तभी शांजू के फोन पर किसी फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे एक और मिस्टीरियस टॉम को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट कर रहा था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और तब तक ये नेक्स्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।